नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज चौधरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अतुल्य भारत ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने प्राथमिक व्यवसायों के बारे में चर्चा की थी और हमने पढ़ा था कि प्राथमिक व्यवसाय प्रमुख रूप से 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा आखेट, खाद्य संग्रहण तथा मछली पकड़ना, पशुचारण और लकड़ी काटने के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है कृषि। प्राथमिक व्यवसायों के अंतर्गत कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। ठीक है, जब हम कृषि की बात करते हैं तो इधर ध्यान दीजिए, जब हम कृषि की विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कृषि सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय है। जितने भी हम व्यवसायों की बात कर रहे हैं प्राथमिक व्यवसाय, उनमें कृषि सबसे प्रचलित व्यवसाय है। कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व में जहाँ जहाँ भी प्राथमिक व्यवसाय की क्रियाएं की जाती है, उनमें सबसे ज़्यादा रूप से या सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा की जाने वाली क्रिया कौन सी है? कृषि है। तो सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय कौन सा है? कृषि है। और कृषि ने ही मनुष्य को स्थायी निवास बनाकर रहने की सुविधा प्रदान की। हम पहले पढ़ चुके हैं और हमने पढ़ा भी है कि प्राचीन काल में मानव ने जब अपनी जीवन निर्वाह प्रारंभ किया तो सबसे पहले उसकी क्रियाएं थी आखेट, खाद्य संग्रहण इत्यादि। ठीक है, फिर हमने बात करी कि पशुचारण था, जिसमें हमने पढ़ा चलवासी पशुचारण। तो विश्व के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी पशुओं को चराने के लिए कबीलों के रूप में लोग निवास करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण होते रहते हैं। तो कृषि वह व्यवसाय है जिसने मनुष्य को एक स्थान पर स्थायी निवास बनाकर रहने की सुविधा प्रदान की। ठीक है, इसके बाद बात करें तो इसके द्वारा भोजन की लगभग 71% आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। भोजन का प्रमुख स्रोत कृषि है। कृषि से उत्पन्न होने वाले खाद्यान्नों के द्वारा ही भोजन की लगभग 71% आवश्यकताओं की क्या होती है? पूर्ति होती है। विकासशील देशों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। देखिए, आपने नाम सुना होगा कि एक होते हैं विकसित देश और एक होते हैं विकासशील देश। विकासशील देशों से तात्पर्य है वह देश जो विकसित होने की ओर अग्रसर हैं। तो विकासशील देशों में अभी भी प्राथमिक व्यवसायों की क्या होती है? अधिकता होती है, जबकि विकसित देशों में द्वितीयक व्यवसायों की, उद्योगों की आदि की क्या होती है? अधिकता होती है। आगे आने वाली क्लासेस में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विकासशील देशों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि है। विकासशील देशों की अधिकतर जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी होती है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत भी क्या है? एक विकासशील देश है और भारत की लगभग 50% से भी ज्यादा जनसंख्या, कहने का मतलब है आधी से भी ज्यादा जनसंख्या किसमें लगी हुई है? कृषि कार्यों में लगी हुई है। ठीक, इसके बाद हम बात करें कि मशीनीकरण हो जाने से, मशीनीकरण से तात्पर्य है कृषि में तकनीकी का प्रवेश। ठीक है, आधुनिक जो कृषि होती है उसमें क्या हो? मशीनों का उपयोग ज़्यादा होता है। जब हम प्राचीन काल की बात करते हैं या फिर थोड़ा पहले की बात करते हैं तो कृषि पशुओं की सहायता से और मानव श्रम के अधिकता के आधार पर ही की जाती थी। लेकिन वर्तमान में कृषि में किसका? मशीनों का उपयोग अधिक होने लगा है और मशीनों का उपयोग अधिक होने से क्या हुआ है कि कृषि में उत्पादन बढ़ा है। तो मशीनीकरण हो जाने से क्या क्या लाभ हुए हैं? पहला, कृषि के उत्पादन में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और दूसरा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का क्या हुआ है? प्रारंभ हुआ है। पहले क्या होता था? उत्पादन लिमिटेड होता था तो उसका उपयोग वहां की जनसंख्या के द्वारा किया जाता था। लेकिन अब क्या है कि मशीनीकरण हो जाने से उत्पादन में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और उत्पादन में वृद्धि होने से जो अधिक्य है किसी भी खाद्यान्न का, उसको दूसरे देशों को क्या कर दिया जाता है? निर्यात कर दिया जाता है। तो जो भी फसल अधिक्य है उसको दूसरे देशों को निर्यात या फिर कम होने पर क्या कर लिया जाता है? आयात कर लिया जाता है। और इसे ही क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार
कहा जाता है। तो हमने सामान्य विशेषताओं के बारे में चर्चा की, और सामान्य विशेषताएं क्या है कृषि की, कि सबसे पहली चीज सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय है। दूसरी चीज कृषि ने मानव को स्थायी निवास बनाकर रहने की सुविधा प्रदान की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कृषि के द्वारा मनुष्य के भोजन की लगभग 71% आवश्यकताओं की क्या होती है, पूर्ति होती है। विकासशील देशों में कृषि प्रमुख व्यवसाय है, और मशीनीकरण हो जाने से क्या हुआ है, कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रारंभ हुआ है। अब हम बात करें हमारी पाठ्य पुस्तक की, तो हमारी पाठ्य पुस्तक में कृषि के जब प्रमुख प्रकारों की बात की गई है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं के आधार पे कृषि के विभिन्न क्या होते हैं, रूप होते हैं, या उनको विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। किसके आधार पे, भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक आधारों पे। हमारे सिलेबस में कृषि के प्रमुख 9 प्रकार दिए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से, स्थानांतरणशील कृषि, आदिम स्थायी कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, बागाती कृषि, मिश्रित कृषि, दुग्ध कृषि, ट्रक कृषि तथा फलोद्यान कृषि, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हमारी बोर्ड परीक्षा में इसमें से कंफर्म एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी एक कृषि का नाम देकर आपसे उसकी क्या पूछी जा सकती है, विशेषताएं पूछी जा सकती है। तो हमें इन सभी कृषि प्रणालियों की कुछ प्रमुख विशेषताएं याद रखनी है, और किन किन क्षेत्रों में ये की जाती है ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले स्थानांतरणशील कृषि के बारे में। कृषि का हमारा पहला रूप है स्थानांतरणशील कृषि, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जो स्थानांतरणशील कृषि है वह सभी कृषि प्रकारों में सबसे प्राचीनतम है या सबसे आदिम रूप है, ठीक है। इसे काटो और जलाओ कृषि भी कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसे सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, कृषि करने के लिए खेत तैयार किया जाता है, और खेत तैयार करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले जंगलों को क्या किया जाता है, काटा जाता है, और उन्हें जला करके भूमि को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, और उसके पश्चात उस भूमि पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है। तो काटो और जलाओ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किसे कहा जाता है, स्थानांतरणशील कृषि के को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि इसे काटो और जलाओ कृषि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। क्या प्रक्रिया है कि इसमें सबसे पहले वनों को काटकर क्या किया जाता है, जलाकर भूमि को साफ किया जाता है, और उसके पश्चात उस भूमि पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है, ठीक है। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या स्थानांतरणशील कृषि क्या है कि सबसे पहले जंगलों को काटकर फिर जलाकर भूमि को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, और उसके पश्चात उस भूमि पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है। इस भूमि में क्या होता है, कृषि के जो खेत होते हैं उनका आकार काफी छोटा होता है। देखिए मशीनरी तो है नहीं, आदिम जनसंख्या या जनजातियों के द्वारा ये कृषि की जाती है, तो उनके पास जो औजार होते हैं उन्हीं से क्या करते हैं, वो उन पेड़ों को काट के उनको जलाकर भूमि को साफ करते हैं। तो जो खेतों का आकार है वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। और इनके जब हम प्रमुख औजारों की बात कर रहे हैं तो प्रमुख औजार कौन कौन से हैं, लकड़ी, कुदाली तथा फावड़े। काफी बेसिक औजार होते हैं इनके पास, उन्हीं से क्या करते हैं, ये जंगलों को काटते हैं। तो हम एक हेडिंग में लिख सकते हैं विशेषताओं की कि इस कृषि में प्रमुख औजार क्या है, लकड़ी, कुदाली तथा फावड़े, ठीक है। इसके पश्चात क्या करते हैं, ये 2, 3, 4 वर्ष तक उन खेतों पे क्या करते हैं, कृषि करते हैं। जब उनकी उर्वर क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लगातार 2-4 वर्ष कृषि करने के पश्चात क्या हो जाता है, उनकी उर्वर क्षमता कम हो जाती है, तो वह उस खेत को छोड़कर
अन्यत्र कहीं चले जाते हैं और फिर से उसी प्रोसेस को दोहराते हैं, जंगलों को काटते हैं, जलाते हैं, भूमि को साफ करते हैं, फिर उस पर क्या करते हैं, कृषि करते हैं, फिर 2-4 साल कृषि करते हैं, उसके पश्चात फिर कहीं अन्यत्र चले जाते हैं। ठीक है, तो 2-3 वर्षों में भूमि की उर्वरता समाप्त होने पर अन्यत्र खेत तैयार किया जाता है। इसके पश्चात हम स्थानांतरणशील कृषि के क्षेत्रों की बात करें तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, यह जो स्थानांतरणशील कृषि है प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। उष्णकटिबंध से तात्पर्य है विषुवत रेखा से कर्क रेखा के मध्य और विषुवत रेखा से मकर रेखा के मध्य। ठीक है ना, तो विषुवत रेखा और उसके उत्तर तथा दक्षिण के भाग में क्या की जाती है, यह कृषि की जाती है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी हम पर्टिकुलर किसी क्षेत्र की बात करें तो अमेजन नदी बेसिन कहां पर हो गया, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में हो गया। ठीक है, इसके अलावा कांगो नदी बेसिन कहां पर, अफ्रीका में। और पूर्वी द्वीप समूह जो एशिया का दक्षिण पूर्वी भाग है विषुवत रेखा वाला, उन क्षेत्रों में यह कृषि प्रमुख रूप से की जाती है। अगर हम इनके प्रमुख खाद्यान्नों की बात करें कि स्थानांतरणशील कृषि में क्या क्या फसलें उगाई जाती हैं, तो प्रमुख रूप से देखिए कि कृषि का आदिम रूप है, तो इसमें क्या है, संसाधनों की और तकनीकी का क्या होता है, अभाव होता है। तो प्रमुख रूप से क्या उगाया जाता है, मोटे अनाज। और मोटे अनाजों की बात करें तो कौन कौन से, मक्का, ज्वार, बाजरा, इसके अलावा दालें तथा तिलहन का उत्पादन भी किया जाता है। वर्तमान में कहीं कहीं पर धान क्या होता है, चावल होता है। ठीक है, तो वर्तमान में कहीं कहीं पर क्या उगाया जा रहा है, चावल भी उगाया जा रहा है। इसके अलावा एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में इस कृषि को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में इस कृषि को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे भारत का जो पूर्वी भारत है, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की हम बात करें तो वहां पर जो स्थानांतरणशील कृषि की जाती है उसे झूमिंग कृषि कहा जाता है। आपने नाम सुना होगा झूमिंग कृषि। ठीक है, तो झूमिंग कृषि कहां पर की जाती है, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में जो स्थानांतरणशील कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है, झूमिंग कृषि कहा जाता है। इसी प्रकार से मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि को स्थानीय भाषा में मिल्पा कहा जाता है। वियतनाम में की जाने वाली झूमिंग कृषि को या फिर स्थानांतरणशील कृषि के प्रकार को रे कहा जाता है। इसके अलावा इंडोनेशिया तथा मलेशिया में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है, लदांग कहा जाता है। तो ये प्रमुख नाम है जो आपको याद रखना है। आपसे 1 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उनमें पूछा जा सकता है कि लदांग कृषि कहाँ की जाती है या फिर रे कहाँ की जाती है। तो हमें याद रखना है कि झूमिंग तो कहाँ पर, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में। मिल्पा कहां पर की जाती है, मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको में। रे वियतनाम में तथा लदांग कहां पे की जाती है, इंडोनेशिया तथा मलेशिया में की जाती है। तो इस प्रकार से हम प्रमुख विशेषताएं इसकी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखिए प्रश्न आपके इस प्रकार से आ सकता है कि स्थानांतरणशील कृषि की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, अथवा काटो और जलाओ कृषि क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो आपको ये नाम भी याद रखना है कि काटो और जलाओ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, तो स्थानांतरणशील कृषि को ही क्या कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, स्थानांतरण नाम से ही पता चल रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या किया जाता है, पहुंचा जाता है, उसको क्या कहते हैं, स्थानांतरण। तो इसमें क्या किया जाता है कि 2-3 वर्षों तक तो क्या की जाती है, उस भूमि पर कृषि की जाती है, और जब उस भूमि की उर्वर क्षमता कम हो जाती है तो उस खेत को छोड़कर अन्यत्र क्षेत्र
बना लिए जाते हैं। ठीक है, खेतों का आकार क्या होता है, काफी छोटा होता है। इसके अलावा जो प्रमुख औजार हैं वो क्या क्या हैं, लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है, कुदाली तथा फावड़ों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में, और कौन कौन से, अमेजन नदी बेसिन, कांगो नदी बेसिन तथा पूर्वी जो द्वीप समूह है, दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं, वहां पर इस प्रकार की कृषि प्रमुख रूप से की जाती है। कृषि का हमारा अगला रूप है आदिम स्थायी कृषि। देखिए नाम से पता चल रहा है, आदि का मतलब काफी पुराना, स्थायी का मतलब पहले स्थानांतरणशील थी, अब क्या हो गया, स्थायी, एक स्थान पर रुककर की जाने वाली कृषि। तो धीरे धीरे स्थानांतरणशील कृषि ने स्थायी रूप ग्रहण कर लिया, तो ऐसी कृषि आदिम स्थायी कृषि कहलाई। ठीक है, अभी हमने इससे पहले हमने पढ़ा स्थानांतरणशील कृषि, और स्थानांतरणशील कृषि के अंतर्गत हमने पढ़ा कि जंगलों को काटकर तथा जलाकर साफ किया जाता है, फिर उस पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है, और 2-4 वर्ष के पश्चात जब उसकी उर्वर क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो दूसरी जगह जाकर कृषि करने लग जाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे कृषि का रूप भी बदलता गया और उसमें स्थायित्व की प्रवृत्ति आने लगी। अब स्थानांतरणशील कृषि वाले क्षेत्रों में क्या किया जाने लगा कि खेतों को छोड़कर जाने के स्थान पर, उसी स्थान पर रुककर क्या की जाने लगी, कृषि की जाने लगी। तो उस कृषि को कहा जाता है आदिम स्थायी कृषि। ठीक है, तो धीरे धीरे स्थानांतरणशील कृषि ने स्थायी रूप ग्रहण कर लिया और इसे क्या कहा गया, आदिम स्थायी कृषि कहा गया। जब हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज वही कि इसमें भी भूमि को बिल्कुल साफ करके कृषि की जाती है। भूमि को पहले साफ किया जाता है, उसके बाद ढंग से जुताई करते हुए कृषि की जाती है। उपलब्ध जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, कि जहां कहीं भी पानी उपलब्ध होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सिंचाई के लिए किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। इसे हम लोग हमारे गांव में भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी तो क्या हो गया, वर्तमान में तो सभी के घरों में ट्रैक्टर, ट्रॉली, थ्रेसर सभी यंत्र आ गए। अगर हम थोड़ा 20-25 साल पहले की बात करें तो वहां पे क्या होता था कि गांव में कृषि के साथ साथ क्या किया जाता था, पशुपालन भी किया जाता था। बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था, बैलों के द्वारा ही खेतों में हल चलाए जाते थे और जो भी उत्पादन होता था उन्हें बैलगाड़ियों के माध्यम से ही कहां पर, मंडियों में पहुंचाया जाता था। तो कृषि के साथ साथ क्या किया जाता है, पशुपालन किया जाता है। और क्या काम आते हैं पशु, पशुओं का प्रयोग खेतों में जुताई। ठीक है, अभी हमने बात करी हल चलाने की, तो खेतों में हल किसके द्वारा, पशुओं के द्वारा ही चलाया जाता था और उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है। और प्रमुख क्षेत्रों की बात करें कि कहां पर यह कृषि की जाती है, तो वही उत्तर पूर्वी भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया तथा मध्य इंडीज। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जहां पर स्थानांतरणशील कृषि की जाती थी उन्हीं क्षेत्रों में आगे का विकसित रूप कौन सा है, आदिम स्थायी कृषि। इसमें क्या है, स्थानांतरण को रोककर एक जगह पर स्थायी होकर क्या की जाने लगी, कृषि की जाने लगी। तो क्षेत्र वही है, वही उत्तर पूर्वी भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया तथा मध्य इंडीज। ठीक है, कृषि का हमारा अगला रूप है मिश्रित कृषि। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मिश्रित, मिश्रित का मतलब है मिला हुआ। ठीक है, इसमें फसलें उगाने के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। अर्थात इस कृषि में फसलें उगाने तथा पशु पालने का कार्य एक साथ किया जाता है, मिश्रित, मिले जुले रूप से किया जाता है। इस कारण इस कृषि को क्या कहा जाता है, मिश्रित कृषि
की जाती है और कृषि का यह रूप विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में किया जाता है। ठीक है, देखिए विश्व के जितने भी विकसित देश हैं वहां पर क्या किया जाता है, मिश्रित कृषि की जाती है। मिश्रित कृषि में क्या पढ़ा हमने कि पशुपालन तथा फसलें उगाने का कार्य एक साथ समान महत्व से किया जाता है। तो इसके प्रमुख क्षेत्रों की बात करें हम तो इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, विश्व के अत्यधिक विकसित भाग, और विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में भी कौन कौन से, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, ठीक है, इसके अलावा उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तर पश्चिमी यूरोप में नीदरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम इत्यादि देश है जहां पर मिश्रित कृषि की जाती है। इसके अलावा यूरेशिया के कुछ भाग और दक्षिणी महाद्वीपों के शीतोष्ण अक्षांशों वाले भागों, जिनमें कौन कौन से आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड प्रमुख रूप से मिश्रित कृषि वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हेडिंग लिख के हम लिख सकते हैं प्रमुख क्षेत्र, ऐसे पॉइंटों में लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से पढ़े हमने, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, इसके अलावा उत्तर पश्चिमी यूरोप के देश, इसके अलावा यूरेशिया के कुछ भाग और दक्षिणी महाद्वीपों में भी कौन से, शीतोष्ण अक्षांशों वाले क्षेत्र, जिसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के कुछ भाग आ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिश्रित कृषि की विशेषताओं की। ठीक है, मिश्रित कृषि की विशेषताएं लिखते हुए ध्यान रखिएगा। पहली चीज, मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन तथा पशु पालने को समान महत्व दिया जाता है, अर्थात पशुपालन और फसल उत्पादन दोनों क्या है, एक समान महत्व के कार्य है। इसमें यह नहीं है कि केवल कृषि उत्पादन या फसल उत्पादन के ऊपर ध्यान दिया जाए और पशुपालन गौण हो, बल्कि फसल उत्पादन तथा पशुपालन दोनों ही क्या है, प्रमुख और समान महत्व के कार्य हैं। और इस कृषि में ध्यान दीजिएगा, इस कृषि में, मिश्रित कृषि में फसलें उगाई ही पशुओं के लिए जाती है। फसलें उगाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, पशुओं को खिलाना। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें खेतों का आकार क्या होता है, मध्यम होता है। मध्यम से तात्पर्य होता है ना तो खेत बहुत ज्यादा बड़े होते हैं ना ही बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बल्कि खेतों का आकार क्या होता है, मध्यम होता है। जब हम प्रमुख फसलों की बात करते हैं तो मिश्रित कृषि के अंतर्गत गेहूं, जौ, जई, राई, मक्का इत्यादि फसलें उगाई जाती है। कौन कौन सी हो गई, मक्का, गेहूं, सोयाबीन, राई, जई तथा जौ उगाई जाती है। प्रमुख फसलों की बात करें तो भेड़, बकरी, सूअर, मवेशी के अंतर्गत गाय तथा भैंस दोनों आ जाते हैं, तथा मुर्गियां। ठीक है, इसके अलावा इसकी क्या विशेषता है, भारी पूंजी निवेश। देखिए इस कृषि में, मिश्रित कृषि में क्या होता है, पूंजी का भारी निवेश होता है। पशुओं को रखने के लिए बड़े बड़े बाड़े बनाए जाते हैं, उनको रखने के लिए श्रमिक रखे जाते हैं। ठीक है, उनके चारे की व्यवस्था की जाती है, उनके लिए पानी की व्यवस्था की जाती है, उनको मच्छरों से बचाने की व्यवस्था की जाती है। तो इस चीज में क्या होता है, पूंजी की आवश्यकता काफी ज्यादा पड़ती है। तो मिश्रित कृषि में क्या होता है, भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज, महानगरों के समीप किए जाने का कारण क्या है कि जितने भी उत्पाद हैं पशुओं से प्राप्त होने वाले, चाहे वह दूध हो, दही, छाछ, मक्खन, पनीर, मीट इत्यादि, इन सब का जो मार्केट है या जो बाजार है वह बड़े नगरों में ही पाया जाता है। अगर ये काफ़ी दूर की जाएगी तो इन्हें क्या होता है, नगरों तक पहुंचाने में जितना समय लगेगा ज़्यादा, उतना ही उनके खराब होने की प्रायिकता भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो मिश्रित कृषि कहाँ पे की जाती है, महानगरों के समीप की जाती है, जिससे जितना भी उत्पाद है वह क्या होगा, शीघ्र अतिशीघ्र कहाँ पे पहुंचा दिया जाए, नगरों में पहुंचा दिया जाए। इसके अलावा
कुशल व योग्य कृषक ही इस प्रकार की कृषि कर सकते हैं। कुशल और योग्य से तात्पर्य है जिन्हें इस प्रकार की कृषि करने का क्या हो, अनुभव हो, वो ही क्या कर सकते हैं, मिश्रित कृषि कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो जाना। कृषि का एक बिल्कुल सामान्य सा रूप है मिश्रित। नाम पकड़ लीजिए, मिश्रित। मिश्रित का मतलब है मिला हुआ, और क्या मिलेगा, फसल उत्पादन तथा पशुपालन। तो इस कृषि के रूप में फसल उगाने और पशु पालने दोनों को क्या किया जाता है, एक समान महत्व दिया जाता है। प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो कृषि का यह रूप कहां पाया जाएगा, विश्व के विकसित देशों में। और विकसित देश कौन से हैं, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, ठीक है, उत्तर पश्चिमी यूरोप के देश हो गए, इसके अलावा यूरेशिया के कुछ भाग हो गए, और दक्षिणी महाद्वीपों में कहां पर, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण का मतलब होता है न तो ज्यादा बहुत ठंडा और न ही बहुत ज्यादा गर्म, बल्कि शीतोष्ण कटिबंध के जो क्षेत्र हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कुछ भाग। ठीक है, और विशेषताओं की बात करें तो प्रमुख फसलें कौन कौन सी हो गई, मक्का, गेहूं, सोयाबीन, जई, जौ, राई इत्यादि। आपने नाम सुना होगा मक्का पेटी, यूएसए में एक मक्का पेटी है, वहां पे मक्का उगाई जाती है अधिकता में। और मक्का उगाए जाने का प्रमुख कारण क्या है कि मक्का उगाकर सुअरों को खिलाई जाती है। मक्का खाकर सुअर क्या हो जाते हैं, मोटे तगड़े हो जाते हैं, उनमें मीट की मात्रा बढ़ जाती है, और उनका मीट को कहां पे किया जाता है, विश्व के दूसरे भागों में निर्यात किया जाता है। तो वो भी किसके अंतर्गत आती है, मिश्रित कृषि के अंतर्गत ही आती है। वहां पर मक्का उगाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, सुअरों को खिलाना। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पशु पालने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, पशु उत्पादों को बेचना, और पशुओं के लिए ही क्या की जाती है, कृषि की जाती है। ठीक है, कृषि का हमारा अगला जो भाग है वो है दुग्ध कृषि। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दुग्ध मतलब दूध उत्पादन करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, पशुओं को पाला जाता है। ठीक है, प्रमुख उद्देश्य क्या है, दूध का उत्पादन करना। तो इसमें दूध देने वाले पशुओं के प्रजनन, पशुचारण और नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तीन नाम याद रखिएगा, प्रजनन, नस्ल सुधार तथा पशुचारण। जितनी अच्छी नस्ल के पशु होंगे उतने ही अधिक मात्रा में क्या दिया जाएगा, उनके द्वारा दूध का उत्पादन किया जाएगा। प्रजनन के द्वारा पशुओं की संख्या में क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। उन्हें अच्छा आहार प्रदान, अच्छा चारा चराया जाता है, जिसके द्वारा दूध की मात्रा में क्या हो, वृद्धि हो। तो तीन चीज ध्यान रखिएगा, प्रजनन, पशुचारण तथा नस्ल सुधार। इसमें जो भी पशु पाले जाते हैं उनके प्रजनन, पशुचारण और नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, दूध निकालने के लिए भी और उसका प्रसंस्करण करने के लिए भी। ठीक है ना, पशुओं की देखभाल वैज्ञानिक विधियों के द्वारा की जाती है। उन्हें रखने के लिए अच्छे आवास, मतलब पशुओं को रखने के लिए जो बाड़े बनाए जाते हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है उन पर। ठीक है ना, तो उस पर किसका प्रभाव, वैज्ञानिक विधियों से उनकी क्या की जाती है, देखभाल की जाती है। दूध दोहने और उसको परिष्कृत करने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। दूध भी मनुष्य के द्वारा नहीं निकाला जाता है, बल्कि किसके द्वारा निकाला जाता है, मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। और उसको परिष्कृत करके ने का जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी क्रियाएं होती है, वो किसके द्वारा की जाती है, मशीनों के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दुग्ध कृषि होती है वो बड़े बड़े नगरों और औद्योगिक केंद्रों के क्या होता है, आसपास की जाती है। कारण क्या है उसका, बाजार की उपलब्धता। देखिए अभी जैसे अगर हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर में दूध की प्राप्ति कहाँ से होती है, आजू बाजू के गांवों से होती है। वहां से दूध को क्या कर लिया जाता है, एकत्रित किया जाता है और उसकी आपूर्ति महानगर जयपुर में
की जाती है। तो विश्व के जितने भी बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र हैं या महानगर है, उसके चारों ओर की जो बेल्ट होती है उसमें क्या की जाती है, दुग्ध कृषि की जाती है। पशुओं को पाला जाता है, दूध निकाला जाता है और उसे नगरों की ओर भेजा जाता है। तो जितनी भी दुग्ध कृषि कहाँ की जाती है, महानगरों तथा औद्योगिक केंद्रों के चारों ओर या निकट की जाती है। कारण कोई पूछे आपसे कि क्यों की जाती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है, बाजार की उपलब्धता कराते हैं। भाई उत्पादन कर रहे हैं हम किसी भी वस्तु का, तो उसका उद्देश्य क्या है, उसको बेचना। और बेचेंगे कहाँ पे, जहां पे खरीदार होंगे, और खरीदार कहाँ पे होते हैं, बड़े बड़े नगरों में होते हैं। अगर हम बात करें प्रमुख क्षेत्रों की कि कहां पर दुग्ध कृषि का विकास अधिक हुआ है, तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, डेनमार्क और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन देशों में दुग्ध कृषि डेयरी फार्मिंग का विकास अत्यधिक हुआ है। ठीक है, डेयरी फार्मिंग क्या है, दूध उत्पादन करने के लिए पशुओं को पालना, वैज्ञानिक ढंग से पशुओं की क्या की जाती है, देखभाल की जाती है। ठीक है, और इसके कहाँ की जाती है, बड़े नगरों और औद्योगिक केंद्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, अच्छी नस्ल के पशुओं को रखा जाता है, प्रजनन, पशुचारण और नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाता है।